नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम चेक्स, सीटीएस और नए क्लियरिंग रूल से जुड़े उन खास कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 6 के मुताबिक चेक की सबसे जरूरी खासियत क्या है? Under Section 6 of the Negotiable Instruments Act, 1881, a check is defined as a bill of exchange drawn on a specified banker and is expressly characterized by which of the following features? Option A. It is payable only upon the expiry of a fixed period. Option B. It is payable on demand. Option C. It requires acceptance by the drawee before payment. Option D. It must always be crossed to be valid. सही जवाब है ऑप्शन बी। ये हमेशा डिमांड पर पे किया जाता है। चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ होता है। ये बिना किसी वेटिंग पीरियड के मांगने पर तुरंत पे किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप बैंक में चेक प्रेजेंट करते हैं तो बैंक को उसे प्रोसेस करना ही होगा। बाकी बिल्स में कुछ टाइम पीरियड या मैच्योरिटी डेट हो सकती है। चेक इश्यू करने वाले इंसान को बैंकिंग टर्म्स में क्या कहा जाता है? चेक ट्रांजैक्शन में उस इंसान या एंटिटी को क्या कहते हैं जो चेक इश्यू करता है? In the context of a check transaction, which term correctly identifies the person or entity who issues the check? Option A. Payee. Option B. Drawee. Option C. Drawer. Option D. Endorser. सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रॉअर। चेक साइन करने वाला और इश्यू करने वाला व्यक्ति ड्रॉअर कहलाता है। जिस बैंक पर चेक काटा गया है वो ड्रॉई होता है। जिसे पैसा मिलना है वो पेई कहलाता है। मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने अपने बैंक का चेक आपको दिया तो मिस्टर शर्मा ड्रॉअर हैं। क्या आपको पता है कि चेक पर लिखी डेट के बाद वो कितने दिन तक वैलिड रहता है? आरबीआई के निर्देशों के अनुसार चेक पर लिखी तारीख से उसकी वैलिडिटी कितने समय तक मानी जाती है? According to RBI mandates, what is the fixed validity period of a check, calculated from the date printed on the instrument? Option A. 6 months. Option B. 3 months. Option C. 30 days. Option D. 12 months. सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 महीने। आरबीआई ने चेक की वैलिडिटी डेट से 3 महीने फिक्स की है। इस पीरियड के बाद चेक स्टेल या पुराना माना जाता है और पेमेंट नहीं होता। मान लीजिए चेक पर 1 जनवरी की डेट है तो वो सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको नया चेक लेना होगा। अगर चेक पर शब्दों और अंकों में अलग अलग अमाउंट लिखा हो तो बैंक किसे सही मानेगा? अगर चेक पर लिखे अमाउंट शब्दों और अंकों में अलग अलग हों तो लीगल नियम क्या कहता है? If there is a discrepancy between the amount written in words and the amount written in figures on a check, which legal rule applies? Option A. The check is immediately dishonored for uncertainty. Option B. The amount in figures is considered final. Option C. The lower of the two amounts is paid. Option D. The amount in words overrides the amount in figures. सही जवाब है ऑप्शन डी, शब्दों में लिखी राशि मानी जाएगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 18 के तहत
शब्दों वाला अमाउंट फाइनल होता है। फिगर्स में गलती हो सकती है, लेकिन शब्दों को लीगल वेटेज दिया जाता है। सोचिए, अगर फिगर में 500 लिखा है और शब्दों में 5000, तो बैंक 5000 मानेगा। चेक क्लियरिंग के रूल्स बनाने की पावर आरबीआई को किस एक्ट से मिलती है? इनमें से कौन सा कानून आरबीआई को पेमेंट सिस्टम्स और चेक क्लियरिंग रेगुलेट करने की ताकत देता है? Which specific legislation empowers the Reserve Bank of India to regulate payment systems, including check clearing rules? Option A. The Banking Regulation Act, 1949. Option B. The Payment and Settlement Systems Act, 2007. Option C. The Negotiable Instruments Act, 1881. Option D. The Companies Act, 2013. सही जवाब है ऑप्शन बी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007। हालांकि चेक की परिभाषा एनआई एक्ट में है, लेकिन सिस्टम रेगुलेट करने की पावर पीएसएस एक्ट देता है। ये एक्ट आरबीआई को सारे डिजिटल और फिजिकल पेमेंट्स कंट्रोल करने का अधिकार देता है। मान लीजिए क्लियरिंग हाउस के रूल्स बदलने हैं, तो वो इसी एक्ट के तहत होगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा डिमांड पर पे होता है। चेक साइन करने वाला ड्रॉअर और पेमेंट करने वाला बैंक ड्रॉई कहलाता है। चेक की वैलिडिटी उस पर लिखी तारीख से ठीक 3 महीने होती है। अमाउंट में अंतर होने पर शब्दों में लिखी रकम ही मान्य होती है। पीएसएस एक्ट 2007 आरबीआई को पेमेंट सिस्टम कंट्रोल करने की पावर देता है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वाले चेक के साथ क्या खास शर्त होती है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वाले चेक के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statements regarding a not negotiable cross check is correct? Option A. It cannot be transferred to any other person. Option B. It can be transferred, but the transferee does not get a better title than the transferor. Option C. It must be credited only to the drawer's account. Option D. It is invalid for payment if presented by a third party. सही जवाब है ऑप्शन बी, ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन लेने वाले को देने वाले से बेहतर टाइटल नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अगर चेक चोरी का है, तो जिसे मिला है वो उसका असली मालिक नहीं बन सकता। ये क्रॉसिंग सुरक्षा के लिए होती है, पर ट्रांसफर रोकने के लिए नहीं। मान लीजिए किसी ने आपको सड़क पर मिला चेक दिया, तो आप उसके लीगल ऑनर नहीं बनेंगे। अगर चेक पर फ्यूचर की कोई डेट डली हो, तो उसे क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक या पीडीसी को सही तरीके से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है? What defines a post-dated check, PDC? Option A. It is dated earlier than the current date, but is valid within 3 months. Option B. It is payable to the bearer immediately upon presentation. Option C. It is dated for a future date and is payable only on or after that date. Option D. It is a check where the date field is left blank. सही जवाब है ऑप्शन सी, इस पर फ्यूचर की डेट होती है और ये उसी दिन या उसके बाद पे होता है। बैंक उस तारीख से पहले इसे ऑनर नहीं कर सकता। अगर आज 10 तारीख है और चेक पर 15 तारीख लिखी है, तो वो 15 से पहले सिर्फ कागज का टुकड़ा है। किस तरह का चेक सिर्फ उसी व्यक्ति को पे होता है जिसका नाम उस पर लिखा हो? कौन सा चेक विशेष रूप से पे या जिसके नाम पर एंडोर्स किया गया हो, उसे ही पे किया जाता है?
Which type of check is payable specifically to the payee named on the instrument or to a person to whom it has been endorsed? Option A. Bearer check. Option B. Order check. Option C. Stale check. Option D. Blank check. सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का भुगतान सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है जिसका नाम लिखा है या जिसे उसने ट्रांसफर किया हो। इसके लिए पहचान जरूरी होती है। इसके विपरीत बेयरर चेक किसी को भी दिया जा सकता है जो उसे बैंक लेकर जाता है। CTS 2010 चेक में इनमें से कौन सा सिक्योरिटी फीचर होना जरूरी है? CTS 2010 स्टैंडर्ड के तहत चेक में कौन से सिक्योरिटी फीचर्स अनिवार्य हैं? Which of the following statements regarding the security features mandated under the CTS 2010 standard for checks are correct? 1. The check leaf must contain a specific watermark reading CTS India. 2. A void pantograph is included as a hidden feature that appears only when the check is photocopied. 3. A magnetic security thread with denomination is a mandatory feature for all checks. 4. Microlettering and UV-visible bank logos are mandatory features. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। CTS चेक में CTS इंडिया, वाटरमार्क और फोटोकॉपी रोकने के लिए वॉइड पेंटोग्राफ जरूरी है। मैग्नेटिक थ्रेड नोटों में होता है, चेक में नहीं। ये फीचर्स चेक फ्रॉड रोकने और इमेज प्रोसेसिंग आसान बनाने के लिए लाए गए थे। क्या CTS चेक पर कांटछांट या अल्टरेशन अलाउड है? CTS रूल्स के तहत चेक जारी करने और रखरखाव के बारे में कौन से कथन सही हैं? Which of the following statements regarding the valid issuance and maintenance of checks under CTS rules are correct? 1. Any material alteration in the payee or amount fields is strictly prohibited and requires a fresh check. 2. To ensure image quality for digital clearing, checks must be written using blue or black permanent ink. 3. Signing on the back of the check is prohibited in all circumstances. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 1 and 2 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। CTS में नाम या अमाउंट में कोई भी बदलाव या कटिंग अलाउड नहीं है, इसके लिए नया चेक देना होगा। इमेज साफ आए, इसलिए डार्किंग जरूरी है। चेक के पीछे साइन करना मना नहीं है, बस वो मैग्नेटिक पट्टी को खराब न करे। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। नॉट नेगोशिएबल चेक ट्रांसफर हो सकता है, पर टाइटल सुरक्षित नहीं होता। PDC का भुगतान उस पर लिखी भविष्य की तारीख पर ही होता है। ऑर्डर चेक सिर्फ नामित व्यक्ति या एंडोर्स किए गए व्यक्ति को मिलता है। CTS 2010 में वाटरमार्क और वॉइड पेंटोग्राफ होना जरूरी है। CTS में कांटछांट अलाउड नहीं है, नया चेक देना पड़ता है। क्या आपको पता है वन नेशनल CTS ग्रिड कब शुरू हुआ था? वन नेशन वन ग्रिड जो RBI ने शुरू किया, उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? Consider the following statements regarding the One National CTS grid operationalized by the Reserve Bank of India. 1. It was operationalized in October 2023. 2. It replaced the earlier system of 3 separate grids based in New Delhi, Mumbai, and Chennai. 3. Under this system,
Every CTS to 010 check is technically treated as a local check, regardless of the clearing location. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में तीनों रीजनल ग्रिड्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को मिलाकर एक नेशनल ग्रिड बना दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब देश भर में कहीं भी चेक जमा करें, वो लोकल चेक ही माना जाता है और आउटस्टेशन क्लियरिंग का झंझट खत्म हो गया है। वन नेशन वन ग्रिड का सबसे बड़ा ऑपरेशनल फायदा क्या है? वन नेशन वन ग्रिड सिस्टम का मुख्य ऑपरेशनल प्रभाव क्या है? What is the primary operational implication of the One National CTS grid for check clearing in India? Option A. Every CTS to 010 check is treated as a local check, regardless of location. Option B. Checks must be physically transported to New Delhi for clearing. Option C. Only checks above rupees 50,000 are cleared digitally. Option D. Intercity clearing delays are increased by 24 hours. सही जवाब है ऑप्शन ए। हर सीटीएस चेक को अब लोकल चेक माना जाता है। पहले अगर आप मुंबई का चेक दिल्ली में जमा करते थे तो उसे आउटस्टेशन मानकर क्लियरिंग में टाइम लगता था। वन नेशन वन ग्रिड ने ये भौगोलिक दूरियां मिटा दी हैं। अब लोकेशन कोई भी हो, प्रोसेसिंग लोकल ही होगी। क्या आपको पुराने 3 ग्रिड्स के नाम याद हैं? नेशनल सीटीएस ग्रिड से पहले भारत का क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किन 3 शहरों के ग्रिड में बंटा हुआ था? Prior to the implementation of the national CTS grid, India's clearing infrastructure was divided into 3 separate grids based in Delhi, Mumbai, and Chennai. Option A. True. Option B. False. Option C. True, but Kolkata was also a grid. Option D. False, there were 5 grids. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह सच है। पहले पूरा देश 3 ग्रिड्स में बंटा था, नॉर्दर्न ग्रिड दिल्ली में, वेस्टर्न ग्रिड मुंबई में और सदर्न ग्रिड चेन्नई में। ईस्टर्न रीजन के चेक भी इन्हीं ग्रिड्स के जरिए क्लियर होते थे। अब ये सब एक हो चुके हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किन डिटेल्स को कंफर्म करना जरूरी है? चेक क्लियरिंग के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? Consider the following statements regarding the positive pay system (PPS) introduced for check clearing. 1. It acts as a fraud prevention mechanism where the drawer reconfirms key details, date, name of payee, amount to the bank. 2. The facility is available at the discretion of the account holder for all checks of value rupees 50,000 and above. 3. Banks may consider making it mandatory for checks of value rupees 5 lakh and above. 4. If a customer does not avail of this facility, the check may not be accepted under the dispute resolution mechanism. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 4 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी। सभी कथन सही हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 से ऊपर के चेक के लिए ऑप्शनल है, लेकिन बैंक 5 लाख से ऊपर इसे अनिवार्य कर सकते हैं। इसमें कस्टमर को चेक इश्यू करते वक्त
बैंक को डिटेल्स पहले ही बतानी होती हैं। अगर आप ये नहीं करते तो फ्रॉड होने पर बैंक डिस्प्यूट में आपकी मदद करने से मना कर सकता है। पॉजिटिव पे सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? चेक क्लियरिंग के संदर्भ में पॉजिटिव पे सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary purpose of the positive pay system (PPS) in the context of check clearing? Option A. To ensure checks are cleared within 1 hour. Option B. To provide a fraud prevention mechanism where the drawer reconfirms check details. Option C. To allow checks to be written in pencil. Option D. To replace the need for a signature on the check. सही जवाब है ऑप्शन बी। ये एक फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। इसका मकसद चेक से छेड़छाड़ या अल्टरेशन को रोकना है। जब ड्रॉअर पहले ही बैंक को बता देता है कि मैंने फलां व्यक्ति को इतने रुपए का चेक दिया है, तो बैंक क्लियरिंग के वक्त उन डिटेल्स को मैच करता है। अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो चेक रोक दिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। वन नेशन वन ग्रिड अक्टूबर 2023 में आया, जिसने 3 क्षेत्रीय ग्रिड्स की जगह ली। नेशनल ग्रिड में सभी सीटीएस चेक अब लोकल चेक माने जाते हैं। पुराने 3 ग्रिड नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित थे। पीपीएस 50,000 से ऊपर ऑप्शनल और 5 लाख से ऊपर अनिवार्य हो सकता है। पीपीएस फ्रॉड रोकता है। इसका यूज न करने पर डिस्प्यूट में दिक्कत आ सकती है। बैंक किस अमाउंट के चेक के लिए पीपीएस को अनिवार्य कर सकते हैं? बैंकों को अधिकार है कि वो किस राशि से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य कर सकते हैं। Banks have the discretion to make the positive pay system (PPS) mandatory for checks exceeding which value? Option A. Rupees 1 lakh. Option B. Rupees 2 lakh. Option C. Rupees 5 lakh. Option D. Rupees 10 lakh. सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक 50,000 से ऊपर ये सुविधा कस्टमर की मर्जी पर है, लेकिन बैंक चाहे तो 5 लाख और उससे ऊपर के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर सकता है। मान लीजिए आप 10 लाख का चेक काटते हैं, तो हो सकता है आपका बैंक बिना पीपीएस कंफर्मेशन के उसे पास न करे। चेक ट्रंकेशन का असल मतलब क्या होता है? चेक ट्रंकेशन की प्रक्रिया के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? Which of the following statements accurately describe the mechanics of check truncation? 1. It involves stopping the physical movement of the check and replacing it with an electronic image for clearing. 2. The truncation point refers to the specific location, example, branch or processing center, where the physical check is scanned. 3. The physical check is immediately destroyed at the counter upon acceptance. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ट्रंकेशन का मतलब है फिजिकल चेक के सफर को रोकना और उसकी जगह डिजिटल इमेज भेजना। जहां चेक स्कैन होता है वो ट्रंकेशन पॉइंट कहलाता है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि फिजिकल चेक को तुरंत नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि बैंक उसे अपनी कस्टडी में कुछ समय के लिए सुरक्षित रखता है। ट्रंकेशन शब्द का बैंकिंग में लिटरल मीनिंग क्या है? आधुनिक बैंकिंग में चेक ट्रंकेशन शब्द का सख्ती से क्या अर्थ है? In the context of modern banking,
What does the term check truncation strictly refer to? Option A. Destroying the check after payment. Option B. Stopping the flow of the physical check and replacing it with an electronic image. Option C. Reducing the size of the physical check to fit scanners. Option D. Cutting off the counterfall of the check. सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजिकल चेक के फ्लो को रोकना और इलेक्ट्रॉनिक इमेज से बदलना। ट्रंकेशन का मतलब है काट देना। यहाँ चेक की फिजिकल यात्रा काट दी जाती है। चेक प्रेजेंटिंग बैंक में ही जमा रह जाता है और क्लियरिंग हाउस तक सिर्फ डेटा और इमेज जाती है। इमेज बेस्ड क्लियरिंग में साइन चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम में ड्रॉअर के हस्ताक्षर और फंड्स को वैलिडेट करने की अंतिम जिम्मेदारी किस एंटिटी की है? In an image-based clearing system, which entity holds the final responsibility for validating the drawer's signature and ensuring the sufficiency of funds before payment? Option A. The presenting bank. Option B. The clearing house, NPCI. Option C. The drawer bank. Option D. The RBI Ombudsman. सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रॉई बैंक। भले ही चेक प्रेजेंटिंग बैंक ने स्कैन किया हो, लेकिन पेमेंट करने से पहले साइन मिलान और बैलेंस चेक करने की जिम्मेदारी उस बैंक की है जिस पर चेक काटा गया है, यानी ड्रॉई बैंक। अगर वो गलत इमेज पर पेमेंट कर देते हैं तो रिस्क उनका होगा। चेक के नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं जो मशीन रीड करती है? चेक पर वो कौन सा मैग्नेटिक इंक फीचर है जिसमें बैंक, ब्रांच और चेक नंबर का डेटा होता है? Which magnetic ink feature on a check contains the essential data regarding the bank, branch, and check number required for automated processing? Option A. Void pantograph. Option B. Watermark. Option C. IFSC code. Option D. Mica line. सही जवाब है ऑप्शन डी, MICR लाइन। चेक के सबसे नीचे वाली सफेद पट्टी पर जो खास फ़ॉन्ट में नंबर होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन लाइन कहते हैं। मशीन इसी को स्कैन करके चेक को सही ब्रांच तक रूट करती है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का रिवीजन करते हैं। बैंक 5 लाख से ऊपर के चेक के लिए PPS अनिवार्य कर सकते हैं। चेक ट्रंकेशन फिजिकल मूवमेंट रोकता है और डिजिटल इमेज भेजता है। फिजिकल चेक तुरंत नष्ट नहीं होते, प्रेजेंटिंग बैंक उन्हें सुरक्षित रखता है। CTS में साइन और फंड्स चेक करने की जिम्मेदारी ड्रॉई बैंक की है। MICR लाइन में सॉर्टिंग के लिए बैंक और ब्रांच का डेटा होता है। CCSR का फुल फॉर्म क्या है जो 2025 में लॉन्च हुआ? अगस्त 2025 में RBI द्वारा लाए गए CCSR फ्रेमवर्क के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? Consider the following statements regarding the CCSR framework introduced by the RBI in August 2025 to replace the legacy batch clearing system. 1. CCSR stands for Continuous Clearing and Settlement on Realization. 2. Under this system, if a drawee bank fails to send a pay or return decision before the item expiry time, the check is automatically returned unpaid. 3. The system triggers auto-approval, deemed paid, for any check where the decision deadline is missed. Option A. 1 only. Option B. 1 and 3 only. Option C.
2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. CCSR के फेज 1 में चेक प्रेजेंटेशन का टाइम क्या है? CCSR के फेज 1 के तहत इनमें से कौन से ऑपरेशनल नियम लागू होते हैं? Which of the following statements accurately describe phase 1 of the CCSR implementation? 1. It is scheduled to commence from 4th October 2025. 2. Checks must be scanned and uploaded continuously during a fixed presentation window of 10 a.m. to 4 p.m. 3. Settlements occur on an hourly basis, starting from 11 a.m. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। फेज 1 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। इसमें सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चेक लगातार स्कैन और अपलोड होते हैं। सेटलमेंट दिन के अंत में नहीं, बल्कि हर घंटे होता है, जो सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है। इसका मकसद क्लियरिंग को तेज बनाना है। फेज 2 में चेक क्लियरिंग का साइकिल क्या हो जाएगा? जनवरी 2026 में आने वाले फेज 2 के तहत क्लियरिंग साइकिल में क्या बड़ा बदलाव आएगा? With the full implementation of phase 2 of the CCSR framework scheduled for January 2026, which of the following operational standards will apply? 1. India's standard check clearing cycle becomes T+0, same day. 2. Drawing banks are granted a strict time limit of T+3 clear hours from the receipt of the image to make a payment decision. 3. Settlement will occur only once at the end of the day, 5 p.m. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। फेज 2 का लक्ष्य T+0 यानी सेम डे क्लियरिंग है। इसके लिए बैंकों को इमेज मिलने के 3 घंटे के अंदर T+3 आवर्स फैसला लेना होगा। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि सेटलमेंट दिन के अंत में एक बार नहीं, बल्कि लगातार कंटिन्यूअस होगा। अगर खाते पर गार्निशी ऑर्डर लगा हो तो क्या चेक पास हो सकता है? चेक बाउंस या डिसऑनर होने के नियमों के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? Which of the following statements regarding the grounds and procedure for the dishonor of checks are correct? 1. Even if funds are sufficient, a bank is legally prohibited from honoring a check if a garnishee order or court freeze order is active against the account. 2. Technical defects in the electronic image, such as unreadable data or markings covering key fields, are valid grounds for return. 3. When returning a check unpaid, the bank must legally provide a check return memo specifying the exact reason code. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। अगर कोर्ट या टैक्स विभाग का गार्निशी ऑर्डर है तो बैलेंस होते हुए भी चेक रोका जा सकता है। सीटीएस में खराब इमेज भी रिजेक्शन की वजह बन सकती है। और जब भी चेक लौटता है, बैंक को एक रिटर्न मेमो देना अनिवार्य है, जिसमें रिजेक्शन का पक्का कारण लिखा हो। 1 करोड़ से ऊपर के चेक बाउंस होने पर बैंक क्या एक्शन ले सकता है? हाई वैल्यू
क्लियरिंग के लिए आरबीआई के डिसिप्लिनरी रूल्स क्या कहते हैं? The Reserve Bank of India mandates specific discipline protocols for high-value clearing. Which of the following statements accurately reflect these rules? 1. Banks must maintain special MIS reporting and monitoring for checks of rupees 1 crore and above. 2. In the event of repeated dishonor of such high-value checks, the bank may take the administrative action of withdrawing the check facility from the customer. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए 1 करोड़ से ऊपर के चेक की खास रिपोर्टिंग MIS होती है। अगर कोई बड़ा कस्टमर बार बार ऐसे बड़े चेक बाउंस करता है तो बैंक को अधिकार है कि वो उसकी चेकबुक फैसिलिटी ही वापस ले ले या बंद कर दे। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का रिवीजन करते हैं। CCSR का मतलब कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन है। CCSR में डेडलाइन मिस होने पर चेक ऑटो प्रूव या डीम्ड पेड हो जाता है। फेज 1 में सुबह 11 बजे से हर घंटे सेटलमेंट होता है। फेज 2 का लक्ष्य सेम डे क्लियरिंग और 3 घंटे का डिसीजन टाइम है। 1 करोड़ से ऊपर के चेक बाउंस होने पर चेक सुविधा छीनी जा सकती है। अगर चेक बैंक में खो जाए तो कस्टमर को क्या मुआवजा मिलता है? अगर क्लियरिंग के दौरान चेक बैंक में खो जाए तो कस्टमर को हर्जाना देने के नियम क्या हैं? If a check is lost in transit or during the clearing process, the bank is liable to compensate the customer in which of the following ways? 1. The bank must immediately inform the customer to facilitate a stop payment instruction. 2. The bank must reimburse the customer for actual charges incurred in obtaining a duplicate check. 3. The bank must pay interest for the period of delay caused by the loss, as per its collection policy. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। अगर बैंक से चेक खोता है तो ये बैंक की गलती है। उन्हें तुरंत आपको बताना होगा ताकि आप स्टॉप पेमेंट लगवा सकें। डुप्लीकेट चेक बनवाने का खर्चा बैंक देगा और जितनी देरी हुई उस पीरियड का ब्याज, इंटरेस्ट भी बैंक को हर्जाने के तौर पर देना होगा। अगर बैंक आपकी शिकायत 30 दिन में हल न करे तो आप किसके पास जा सकते हैं? बैंकिंग ग्राहकों की शिकायत निवारण या ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? Consider the following statements regarding the grievance redressal mechanism for banking customers in India. 1. If a customer's complaint regarding a check transaction is not resolved by the bank within 30 days, they may escalate the issue under the RBI's Integrated Ombudsman Scheme, RBIOS, 2021. 2. The Ombudsman has the power to award remedies including refunds, compensation, and corrective action. 3. Customers can approach the National Company Law Tribunal, NCLT, directly if the bank manager refuses to meet them. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगर बैंक 30 दिन में जवाब नहीं देता तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन, लोकपाल के पास जा सकते हैं। ओम्बड्समैन को मुआवजा देने की पावर है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि एनसीएलटी कंपनियों के दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी के मामले देखता है
आम ग्राहकों की चेक से जुड़ी शिकायतें नहीं। चलिए अब आखिरी 2 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। चेक खोने पर बैंक को खर्चा और देरी का ब्याज दोनों देना होता है। अनसुलझी शिकायतें आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जाती हैं, एनसीएलटी के पास नहीं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने चेक रूल्स, सीटीएस ग्रिड और सीसीएसआर के नए अपडेट्स को कवर किया। खास तौर पर 2025 और 26 के नए टाइमलाइंस और ऑटो अप्रूवल वाले नियम जरूर पक्के कर लें, क्योंकि एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।